नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा करेंगे। स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा आखिर क्यों नेटो को ज्वाइन किया जा रहा है और तुर्की और रूस के द्वारा इसका क्यों विरोध किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। खास करके जो तुर्की का स्टैंड है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे देश में हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और केरल सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपना जो रुख है उसे बदला गया है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है होल्स इन बायोडायवर्सिटी बिल और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति और समान अध्ययन 3 जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया, जो कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा इस अधिनियम में कुछ चेंज करने के लिए जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान में अभी एक संयुक्त संसदीय समिति के पास है, जिसके द्वारा इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की जा रही है। और इसी को लेकर के लेखक के द्वारा यहाँ पर यह चर्चा की जा रही है कि आखिर इस संशोधन विधेयक में क्या कमियां हैं और कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत हमारे देश में 3 स्तरीय संरचना तैयार करने का काम किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाने की बात कही गई थी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनबीए। राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी कि एसबीबी और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां यानी कि बीएमसी को बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। यानी कि हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस विधेयक में त्रिस्तरीय संरचना की चर्चा की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को समझने के लिए। हालांकि सरकार ने जब यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया तब यह बात की कि यह जो संशोधन विधेयक है वो हमारे देश में शोध और पेटेंट के आवेदनों को सरल बनाने के लिए, वन्य औषधीय पौधों की उपज को प्रोत्साहित करने के लिए और देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर जो 2002 का विधेयक था उसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी और यहाँ पर जो संशोधन विधेयक सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं जिसका विरोध कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि 2002 के विधेयक में यह बात की गई थी कि कुछ एंटिटीज यानी कि कंपनी हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, उनको अगर जैविक संसाधनों को हासिल करना है, उनका आईपीआर हासिल करना है, तो उसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले उन्हें एनबीए की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर आप एक कंपनी हैं और आप चाहते हैं कि किसी जैविक संसाधन पर आपका अधिकार हो, आपका आईपीआर राइट हो, तो यहां पर आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले उस कंपनी को एनबीए से मंजूरी लेनी होगी। आपको ध्यान में रखना है यहां पर एनबीए का मतलब है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और इससे मंजूरी लेने के बाद ही कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहां पर हमने अगर एंटिटीज का नाम लिया तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें शामिल है गैर निवासी। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है और अगर उसे किसी जैविक संसाधन पर अपना बौद्धिक संपदा अधिकार चाहिए तो उसे आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी होगी। उसी तरीके से अनिवासी नागरिक, ऐसा संगठन जो भारत में पंजीकृत नहीं है या फिर भारत में पंजीकृत संगठन जिसमें गैर भारतीय शेयर होल्डिंग या मैनेजमेंट है। तो इन 4 एंटिटीज को यह कहा गया कि अगर ये हमारे भारत के जैविक संसाधनों पर कोई भी
बौद्धिक संपदा अधिकार चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गैर निवासी, अनिवासी नागरिक, संगठन जो भारत में पंजीकृत नहीं है, और चौथा एंटिटी है भारत में पंजीकृत संगठन जिसमें गैर भारतीय शेयर होल्डिंग या मैनेजमेंट है। अब यहां पर जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि इन 4 श्रेणियों के आवेदकों को आईपीआर मिलने से पहले एनबीए से मंजूरी हासिल करनी होगी। इस बात को आपको समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो 4 श्रेणियां हैं उनके आवेदकों को आवेदन करने से पहले मंजूरी लेनी होगी। यह जो है 2002 के विधेयक में कहा गया है। लेकिन यहां पर जो संशोधन विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि इन आवेदकों को आईपीआर मिलने से पहले एनबीए से मंजूरी हासिल करनी होगी। यानी कि अगर ये जो एंटिटीज हैं वे अगर आईपीआर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए उन्हें एनबीए से मंजूरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि अगर इनके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें कोई आईपीआर देने की बात होती है तो यहां पर आईपीआर मिलने से पहले उन्हें एनबीए से मंजूरी हासिल करनी होगी। तो यहां पर एक बहुत बड़ा चेंजेस सरकार ने कर दिया है। पहले क्या था कि आवेदन करने से पहले ही आपको एनबीए की मंजूरी चाहिए, लेकिन अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि आवेदन करने के लिए नहीं बल्कि अंत में आईपीआर मिलने से पहले एनबीए की आपके पास मंजूरी होनी चाहिए। यहां पर सरकार का यह कहना है कि ऐसा करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब भी किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को किसी जैविक संसाधन पर बौद्धिक संपदा का अधिकार मिले तो यहां पर जो एनबीए है वो ये जांच कर सके यह सही है कि नहीं है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको जो है क्या फायदा होने वाला है। तो ये सरकार का कहना है। कुछ और चेंजेस को हम यहां पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2002 का जो अधिनियम है जैव विविधता को लेकर के, उसमें यह कहा गया है कि राज्य स्तर पर जो राज्य सरकारें हैं वह राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी कि एसएसबी का गठन करेंगी और ये जो बोर्ड हैं वह राज्य सरकारों को जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के सलाह देंगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2002 के विधेयक में यह कहा गया था कि अगर कोई भारतीय नागरिक या फिर भारत में पंजीकृत संगठन कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहता है तो उसे सबसे पहले राज्य जैव विविधता बोर्ड को सूचना देना होगा और उसके बाद ही आप उस जैविक संसाधन का उपयोग कॉमर्शियल तौर पर कर सकते हैं। अब यहां पर जो संशोधन विधेयक लाया गया उसमें यह कहा गया है कि कुछ समुदायों को कॉमर्शियल उपयोग के लिए किसी जैविक संसाधन को हासिल करने से पहले एसएसबी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कुछ समुदाय कौन हैं? यहां पर यह कहा गया सरकार के द्वारा कि उस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग और समुदाय अगर किसी जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं कॉमर्शियल तरीके से तो यहां पर उन्हें कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर यह कहा गया कि जो देसी चिकित्सा प्रणाली है उसका प्रयोग करने वाले जो लोग हैं जैसे वैद्य और हकीम, अगर वे कोई जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो यहां पर उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो पंजीकृत आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सभी जानते हैं आयुष का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। अगर इनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वे अगर किसी औषधि का उपयोग करना चाहते हैं, कोई पौधा उगाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है वो अगर कोई जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहता है, उस खास जड़ी बूटी को वह उगाना चाहता है तो यहां पर उस व्यक्ति को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर पहले क्या कहा गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक या फिर कोई भी पंजीकृत संगठन अगर किसी स्टेट में जो जैविक संसाधन है उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करना चाहता है तो यहां पर उसे सबसे पहले सूचना देना होगा। लेकिन यहां पर सरकार ने छूट दे दी है। किनको छूट दी है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, स्थानीय लोगों को, समुदायों को, देसी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करने वाले लोगों को और जो पंजीकृत आयुष प्रैक्टिशनर हैं उनको। अब इसी को लेकर के यहां पर बहुत सारे लोगों के द्वारा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर सरकार का यह कहना है कि वो ये चाहती है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है
वो भारत में आए जिससे कि लोगों को फायदा हो। लेकिन जिन लोगों के द्वारा विधेयक का विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो यह जो विधेयक का मूल उद्देश्य था उससे विधेयक को भटका देगा। मतलब कि संरक्षण की तुलना में व्यापार को यहां पर सरकार के द्वारा ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहां पर जैविक संसाधनों के संरक्षण नहीं हो पाएंगे बल्कि उनका व्यापारिक उपयोग जो है सबसे ज्यादा होगा। तो जिस तरीके से 2002 का जो विधेयक था जिसका उद्देश्य ये था कि हम हमारे देश के जो जैविक संसाधन हैं उन्हें बचाएं, उनका फायदा हमारे देश के लोगों को हो, यह जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यह बायोपायरेसी को बढ़ा देगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई आयुष प्रैक्टिशनर्स किसी पौधे को उगाना चाहता है, जड़ी बूटी को उगाना चाहता है, तो उसे जो है सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई वैद्य और हकीम किसी जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहता है तो उसे भी सूचना देने की जरूरत नहीं है। अब इससे यह होगा कि जो बायोपायरेसी है वो बढ़ेगी। मतलब बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं वे विदेशी कंपनियों को आसानी से हमारी जो बहुमूल्य जैविक संसाधन है उसको बेच सकते हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों को बेच सकते हैं। यही काम जो है आयुष प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो बायोपायरेसी है वो यहां पर बढ़ जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि 2002 का जो विधेयक था उसमें यह कहा गया था हमारे देश की जैव विविधता है उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। यानी कि जिस जगह पर वह जैव विविधता पाई जाती है अगर उसका उपयोग किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है तो उस कंपनी को अपने लाभ के हिस्से में से कुछ लाभ का हिस्सा स्थानीय लोगों के साथ साझा करना होगा जिससे कि उनको फायदा होगा। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि जब भी कंपनियों के द्वारा स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर कंपनियों और व्यापारियों के द्वारा स्थानीय लोगों को पैसा दिया गया या नहीं दिया गया इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। यहां पर लेखक के द्वारा तमिलनाडु में इरुला सहकारी मामले का जिक्र किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि कुछ दवा बनाने वाली कंपनियों ने दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सांप के जहर को इकट्ठा करने के लिए पारंपरिक विधि का उपयोग किया। यानी कि वैसे लोग जो पारंपरिक तरीके से सांप से जहर निकालते हैं उस विधि का उपयोग करके इन दवा कंपनियों ने जो है इस जहर का इस्तेमाल कुछ खास दवाओं को बनाने में किया। लेकिन यहां पर इन कंपनियों ने स्थानीय समुदायों को कोई भी पैसा नहीं दिया। और यहां पर कुछ स्टेट में जहां पर पैसा मिलता भी है वहां पर भी ये डेटा नहीं है कि राज्य बोर्ड के द्वारा इन पैसों को स्थानीय लोगों पर खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहां पर विभिन्न ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर अभी चर्चा करना बाकी है। हालांकि यह जो विधेयक है वह जेपीसी के पास है, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास है। लेकिन जो मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं वो भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई इज तुर्की अगेंस्ट स्वीफिन ज्वाइनिंग नेटो। यहाँ पे स्वीफिन का मतलब है स्वीडन और फिनलैंड, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर हमने काफी पहले भी चर्चा किया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई इज तुर्की अगेंस्ट स्वीफिन ज्वाइनिंग नेटो, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए अपनी अर्जी दी है। इस मुद्दे पर हमने पहले भी काफी चर्चा किया है, लेकिन कुछ नई बातें आज के न्यूज में है जिसको कि हमें जानना चाहिए। इस न्यूज में इस मुद्दे को उठाया गया है कि स्वीडन और फिनलैंड 2 ऐसे नॉर्डिक देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से सैन्य गठबंधनों से बाहर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल औपचारिक रूप से नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर यह कहा गया है कि स्वीडन के द्वारा अंतिम युद्ध 1814 में लड़ा गया था जब स्वीडन और नॉर्वे के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के 6 साल पहले स्वीडन और रसिया का भी युद्ध हो चुका था
गॉटलैंड आइलैंड को लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गॉटलैंड आइलैंड, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैपिंग को आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन और रसिया के बीच में भी गॉटलैंड आइलैंड को लेकर के युद्ध हुआ था। रूस ने जो है गॉटलैंड आइलैंड को लेने के लिए स्वीडन पर हमला किया था, और आप देख सकते हैं फिगर में कि ये गॉटलैंड आइलैंड है जो कि बाल्टिक सी में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतिम युद्ध स्वीडन के द्वारा लड़ा गया है वह 1814 में लड़ा गया है, और इसके बाद स्वीडन ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि स्वीडन ये चाहता था कि उसके आसपास के जो देश हैं उनमें शांति बनी रहे, क्योंकि अगर उसका झगड़ा पड़ोसी देशों के साथ होगा तो उसका विकास भी यहाँ पर अवरुद्ध होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वीडन ने आगे चल करके यानी कि 1814 के बाद किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन ने जो 2 विश्व युद्ध हुए उसमें भी भाग नहीं लिया है, और स्वीडन शीत युद्ध में भी बाहर रहा है, यानी कि ना तो वह रूस की तरफ था और ना ही अमेरिका की तरफ था शीत युद्ध के दौरान। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन ने शांति का रास्ता अब तक चुना था, वह किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। इसी तरीके से अगर हम फिनलैंड की बात करें तो सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1939 में फिनलैंड पर हमला किया गया था, क्योंकि वे चाहते थे कि जो करेलियन क्षेत्र है उन्हें फिनलैंड रूस को सौंप दे। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यह है करेलियन का क्षेत्र जो कि फिनलैंड की खाड़ी और लाडोगा झील के बीच स्थित है। यह है लाडोगा झील और यह है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ये जो क्षेत्र था इसे लेने के लिए सोवियत रूस के द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण किया गया था, और इसके बाद फिनलैंड और सोवियत रूस के बीच में समझौता भी हुआ था, और इस समझौते के तहत फिनलैंड के द्वारा इस क्षेत्र को सोवियत रूस को सौंप दिया गया था, और काफी बड़ा हिस्सा जो है उन्हें सोवियत रूस को सौंपना पड़ा। जितना मांग किया गया था स्टालिन के द्वारा उससे ज्यादा हिस्सा जो है इस समझौते में फिनलैंड को रूस को सौंपना पड़ा था। लेकिन आगे चल करके फिनलैंड ने इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए जर्मनी के साथ समझौता कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इस क्षेत्र में तब तक शांति स्थापित नहीं हो पाई जब तक जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार नहीं गया। और इसके बाद फिर फिनलैंड ने जो है युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, यानी कि उसके बाद से जो है फिनलैंड किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। यानी कि बहुत समय से ये दोनों देश, चाहे हम फिनलैंड की बात करें या फिर स्वीडन की बात करें, ये दोनों देश किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। इन्होंने तटस्थता को अपनाया है। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड के जो रिश्ते हैं वो नाटो के साथ बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया था। अब यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन क्यों किया। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है, उससे जितने भी पड़ोसी देश हैं रूस के, वे सभी इस डर में जी रहे हैं कि रूस कब उन पर आक्रमण कर दे। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से रूस ने अपने से बहुत ही ज्यादा कमजोर देश पर हमला किया है, उसकी संप्रभुता पर हमला किया है, उससे पूरी दुनिया में यह मैसेज गया है कि रूस जो है अपनी ताकत का प्रयोग कहीं भी कर सकता है जहां भी उसके हित सामने आते हैं। और यहां पर यह भी सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए यूक्रेन नाटो का सदस्य देश होता तो क्या रूस यूक्रेन पर हमला कर पाता। बहुत लोग का यह कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो यहां पर रूस जो है यूक्रेन पर हमला नहीं करता, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड ने शायद यह फैसला किया है कि वह अब नाटो का सदस्य बनेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि यूक्रेन की तरह स्वीडन और फिनलैंड का रूस के साथ कोई भी सीमा विवाद नहीं है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि यूक्रेन का भी कोई बड़ा संघर्ष रूस के साथ नहीं था जब तक कि 2014 में वहां पर शासन में बदलाव नहीं हुआ। तो जिस तरीके से 2014 में यूक्रेन में शासन में बदलाव हुआ, जिस तरीके से यूक्रेन यूरोपीय देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए उसने काम करना शुरू किया, उसी से खफा होकर के रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। और यहां पर स्वीडन और फिनलैंड दोनों का यह मानना है कि अगर वे नेटो में शामिल हो जाते हैं तो यहां पर उन्हें रूस से सुरक्षा मिलेगी। रूस चाहकर भी अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो इन दोनों देशों पर हमला करने से बचेगा। आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन और फिनलैंड ने पहले से ही
पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को काफी विकसित किया है। दोनों जो है वह यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। इसके साथ साथ भले ही वे नेटो में शामिल ना हो, लेकिन वे लगातार नेटो देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। इन देशों के साथ वे अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हैं। विदेशों में जो नेटो का मिशन होता है, वे इन मिशन को सपोर्ट करते हैं। तो वैचारिक रूप से वे पहले से ही नेटो के सपोर्ट में हैं और यहाँ पर नेटो भी ये चाहता है कि ये दोनों देश उसके सदस्य बन जाएं, जो कि कुछ दिनों पहले तक संभव नहीं था, क्योंकि इन दोनों देशों ने अलग रहना चुना था। किसी भी सैनिक संगठन का ये हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से रूस का जो आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर, उसने पूरे के पूरे सुरक्षा स्थिति को चेंज कर दिया है और इसी को देखते हुए ये दोनों देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ये दोनों देश नेटो के काफी करीब हैं, लेकिन फिर भी रूस के चलते, रूस को गुस्सा नहीं दिलाने के चलते ये दोनों देश जानबूझकर नेटो में शामिल नहीं हो रहे थे। अब यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई कि आखिर रूस के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। आपको ध्यान में रखना है, अगर हम नेटो देशों की बात करें, यह मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां पर यह बताया गया है किस तरीके से रूस के आसपास के जो देश हैं वो धीरे धीरे नेटो में शामिल होते चले गए। आपको ध्यान में रखना है कि 1949 में जब नेटो को बनाया गया था, उस समय इसमें 12 देश थे और उसके बाद से अब तक 18 देशों के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है, जिसकी जानकारी यहां पर आपको दी गई है। आप इसको देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो 2000 से लेकर के 2020 के बीच में बहुत सारे जो रूस के आसपास के देश हैं, चाहे वो रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, इस्टोनिया हो, लातविया हो, लिथुआनिया हो, इन सभी ने जो है नेटो को ज्वाइन किया है। और जिस तरीके से धीरे धीरे नेटो जो है रूस की सीमा के पास पहुंच रहा था, उसको देखते हुए रूस हमेशा से इसका विरोध करता आ रहा था। लेकिन कुछ समय पहले तक रूस के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इन सभी का विरोध कर सके। लेकिन जब नेटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में आमंत्रित किया, तो यहां पर रूस के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। यहां तक कि रूस ने यहां पर सैनिक कार्रवाई की भी घोषणा की, जिसके कारण जॉर्जिया और यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया। आप देख सकते हैं, ये रहा जॉर्जिया, जिसकी सीमा सीधे सीधे रूस से लगती है। यूक्रेन की सीमा तो रूस से लग ही रहा है। यूक्रेन और जॉर्जिया ब्लैक सी के प्रमुख देश हैं और इसलिए रूस ये नहीं चाहता था कि जॉर्जिया और यूक्रेन नेटो में शामिल हों। नेटो जो है वह पूरी तरीके से रूस को चारों तरफ से घेर ले। अब यहां पर जब से स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा नेटो में शामिल होने की अर्जी दी गई है, उसके बाद से ही रूस ने जो है इसको लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन्होंने यह चेतावनी दी है कि अगर नेटो ने अपने हथियार फिनलैंड और स्वीडन में तैनात किए तो यहां पर इसका जवाब रूस के द्वारा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि फिनलैंड की एक बहुत बड़ी सीमा जो है वह रूस के साथ लगती है। इसके अलावा जो इसका गॉटलैंड आइलैंड है बाल्टिक सी में, जिसको लेकर के पहले भी रूस और स्वीडन के बीच में लड़ाई हो चुका है, वो जो है रूस के कालिनिंग्राद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन सभी को देखते हुए रूस का यह कहना है कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता दी और यहां पर अगर उन्होंने अपने मिसाइल या फिर हथियार तैनात किए तो इसका असर रूस पर पड़ेगा और रूस इसके बदले में सैनिक कार्रवाई या फिर कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है इन देशों में। तो यहां पर रूस के द्वारा जो है अपनी स्थिति को साफ कर दिया गया है। हालांकि इस न्यूज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा की गई है कि आखिर तुर्की जो है इसके खिलाफ क्यों है। यह बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि तुर्की के द्वारा भी स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने का विरोध किया गया है। तुर्की का यह कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा आतंकवादी समूहों का समर्थन किया जाता है, खास करके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि वाईपीजी। आपको ध्यान में रखना है कि जो पीकेके है यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, वह तुर्की के कुर्द अल्पसंख्यक के लिए अधिक स्वायत्तता चाहता है
और इसी को देखते हुए उनके द्वारा 1980 के दशक के मध्य में सशस्त्र विद्रोह जो है छेड़ दिया गया था तुर्की में। यानी कि तुर्की इनको एक आतंकवादी संगठन मानता है और उसका ये कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर हम YPG की बात करें यानी कि पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट की बात करें, तो यह जो संगठन है वह सीरिया के कुर्दिश इलाकों में अपनी सशस्त्र शाखा चलाता है और सीरिया में जो कुर्द क्षेत्र हैं उनके कुछ हिस्सों में इनका वर्चस्व है, वह इनको नियंत्रित करता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तुर्की के द्वारा इन सभी विद्रोहों को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया गया है। उस पर कुर्द क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगता रहा है और ये आरोप लगाने वाले देश स्वीडन और फिनलैंड भी हैं। तुर्की का यह भी कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड ने फैतुल्लाह गुलेन आंदोलन का समर्थन किया है। आपको ध्यान में रखना है कि फैतुल्लाह गुलेन एक धार्मिक संप्रदाय है जिसका मुखिया गुलेन अमेरिका में रहता है, जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने 2016 में वहां के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने का साजिश रचा था। और यहां पर तुर्की का यह कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा फैतुल्लाह गुलेन आंदोलन का समर्थन किया गया। यानी कि ये दोनों देश चाहते हैं कि जो वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं उनका तख्ता पलट दिया जाए, और इस कारण से भी तुर्की हमेशा से स्वीडन और फिनलैंड का विरोध करता आया है। वह नहीं चाहता कि नेटो में ये दोनों देश शामिल हों। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिर तुर्की को यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि नेटो के जो अधिकतर देश हैं वो ये चाहते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाएं। और इसका एक कारण ये भी है कि आप देख सकते हैं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर नेटो जो है वह पूरी तरीके से रूस को घेर लेगा, रूस की सीमा के पास पहुंच जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग यहाँ पर दी हुई है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने भी कुछ मैप आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंडिया रजिस्टर्ड सक्सेस विथ BP ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो हृदय रोग हैं वह भारत में वयस्कों की मृत्यु का प्रमुख कारण बन रहे हैं, और इसी को देखते हुए 2018 में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को शुरू किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए इसे अभी पूरे देश में 100 से अधिक जिलों में चलाया जा रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारे देश में 200 मिलियन से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन का शिकार हैं, लेकिन इन 200 मिलियन में से मात्र 14.5% लोगों का ही सही तरीके से इलाज हो पाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2018 में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया और यहाँ पर यह पाया गया कि सामान्य इलाज करके भी 2 मिलियन से ज्यादा पेशेंट को यहाँ पर ठीक किया गया। यानी कि अगर हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए यह जो इनिशिएटिव है उसे अभी देश के 100 जिलों में चलाया जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने लोगों का इलाज किया जा रहा है उसमें से लगभग 47% ऐसे लोग हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल किया जा चुका है। सामान्य दवाओं का उपयोग करके, रेगुलर ट्रीटमेंट करके, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग दे करके आसानी से इन सभी लोगों को ठीक किया गया है, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया गया है। यानी कि अगर हमारे राज्यों के द्वारा उनके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहां पर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, लोगों के बीच में अगर इस बीमारी को लेकर के जागरूकता पैदा किया जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए, तो यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है उन्हें ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जेनेरिक दवाओं का उपयोग करके यहाँ पर इलाज किया गया, जिससे कि प्रति व्यक्ति जो खर्च है दवाओं पर वह 1 साल में मात्र 200 रुपए के बराबर है। तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि मात्र हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके भी ठीक की जा सकती हैं, उनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। बस हमें अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें
सिर्फ इसके लिए मजबूत करना है, उन्हें ठीक करना है, वहां पर काम करने वाले लोगों को इसमें ट्रेनिंग देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हैज़ केरला चेंजेज इट्स स्टांस ऑन एनईपी। यहाँ पर एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लेकर के आया गया था, और इस शिक्षा नीति को लाने के बाद से ही बहुत सारे राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। केरल भी एक ऐसा राज्य था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति का विरोध किया था, और इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये देखा गया है कि जो केरल की सरकार है उसके द्वारा इसके कुछ प्रावधानों को लागू करने को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि केरल की राज्य सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था, और वहां की सरकार का खुद भी यह मानना था कि जो नई शिक्षा नीति है वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय व्यवस्था की अनदेखी करती है, और भारत में जो है शिक्षा में निजी निवेश और पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, और इसलिए केरला की सरकार जो है इसका विरोध कर रही थी। केरला की सरकार ने यह भी दावा किया था कि जो प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वह विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक भावना और उनकी स्वायत्ता को खत्म करने के लिए है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है केरल सरकार का विरोध था, लेकिन अभी देखा यह जा रहा है कि केरल सरकार जो है इसके कुछ नीतियों को लागू करने का मन बना रही है। अब ये बदलाव क्यों हुआ, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि केरल में जब वहां पर चुनाव हुए थे तो वहां पर राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि वह जो है केरल में जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करेगी। राज्य से जो लोग बाहर जाकर के काम करते हैं वह इसको रोकेगा। सरकार ने यह भी कहा था कि वह अकादमिक स्वायत्तता और निजीकरण पर भी विचार करेगा, यानी कि कई सुधारों को लेकर के उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में बातें की थी। यहां पर केरल की सरकार के द्वारा यह भी कहा गया था चुनाव के दौरान कि वे अगर दोबारा आते हैं तो विश्वविद्यालयों में जो राजनीति होती है वे इसको कम करेंगे। कॉलेजेस में जो अनुसंधान का काम होता है उसको बढ़ाने का ये काम करेंगे, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका ज्यादा ध्यान अनुसंधान पर होना चाहिए, ना कि राजनीति और अन्य प्रबंधन पर। तो इस तरह की बातें जो है चुनाव के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा वहां पर कही गई थी, और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा निजी निवेश पर भी बात की जा रही है। शिक्षा में प्रबंधन को कैसे ठीक किया जाए उसको लेकर के भी काम किया जा रहा है, और इसीलिए यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो केरल की सरकार है उसका जो स्टैंड है प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर के उसमें कुछ बदलाव आया है। तो इसी की चर्चा यहां पर की गई है जिसको कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 की मुख्य विशेषताएं और संबंधित चिंताएं क्या हैं, चर्चा करें। तो आपको दोनों पर चर्चा करना है कि आखिर इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि सरकार का यह कहना है कि अगर ये संशोधन हो जाता है तो हमारे देश में इस क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, किसान जो है इन औषधियों को उपजा करके अपने लिए एक अन्य कमाई का रास्ता ढूंढ सकते हैं, ये एक फायदे की बात है। लेकिन संबंधित चिंताओं के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाते समय चर्चा किया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है तटस्थ विदेशी नीति का पालन करने वाले स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को लेकर के अपनी स्थिति क्यों बदली, तुर्की इसके खिलाफ क्यों है, इस बात पर आपको चर्चा करना है। तो सभी के बारे में मैंने बातें आपसे की हैं। आपको यह बताना है कि आखिर स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों देशों ने नाटो को ज्वाइन करने के लिए क्यों अपना आवेदन दिया है, रूस और तुर्की क्यों इसके खिलाफ हैं, खास करके यहाँ पर तुर्की का जिक्र किया गया है। तो आप उस बात का जिक्र कर सकते हैं कि जिस तरीके से तुर्की ने यह आरोप लगाया है कि स्वीडन और फिनलैंड वहां के आतंकवादी गुटों का समर्थन करते हैं, जिसके कारण तुर्की इन दोनों देशों को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता, उस बात का आप यहां पर चर्चा करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए
प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।